हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिवीजन सीरीज़ के माध्यम से आपको जीएस की जो है रिवीजन सीरीज़ यहाँ पर चलाई जा रही है वाईसीटी की। तो कल हमने सभी वायसराय और गवर्नर जनरल और गवर्नर के बारे में पढ़ा था। आज हम ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था से शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ ब्रिटिशकालीन समितियाँ आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले इस क्लास को, तो ये आधुनिक इतिहास की रिवीजन सीरीज चल रही है और बाकी की जो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की है जो 5-5 वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेगमेंट को। तो ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे, जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। जी हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे 1793 में लागू किया, स्थायी बंदोबस्त को, जिसे जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता है। इसमें क्या होता था कि इसमें जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में इसे लागू किया गया। जी हाँ, स्थायी बंदोबस्त में आपका जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में से लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1793 में। किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दूसरी बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। जी हाँ, 1820 में लागू किया गया। टॉमस मुनरो ने इसे लागू किया, या मुंबई, मद्रास और असम में इसे लागू किया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। तीसरी बात करेंगे महालवाड़ी, जो कि 1822 में। जी हाँ, यह हार्ट मैकेंजी के द्वारा, जी हाँ, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में इसे लागू किया गया था। जी हाँ, महालवाड़ी। तो यहाँ आप लोग इसे याद रखेंगे। 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी। एक थी आपकी स्थायी बंदोबस्त, एक थी रैयतवाड़ी, एक थी महालवाड़ी, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम अगला देखेंगे। जी हाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग जो है, इसमें आपका स्थायी बंदोबस्त के तहत आपका ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग कवर होता था। फिर आपका रैयतवाड़ी के मध्य देखें। जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था के में, तो इसमें आपका 91% भूभाग जो था इसके अंतर्गत आता था आपका। फिर ब्रिटिश भूभाग जो है महालवाड़ी के अंतर्गत 30% भूभाग कवर होता था। तो यहाँ हमने देख लिया कि जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत आपका 19% भूभाग, फिर आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूभाग, तथा आपका महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूभाग पर यह लागू किया गया था। और स्थायी बंदोबस्त में आपके भूमि जो है अधिकृत, जो इसमें जमींदार जो है भूमि का मालिक होता था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया कि भूमि अधिकृत जमींदार को, जी हाँ, यहाँ पर कर वसूलने का अधिकार जो है जमींदार को था और जमींदार इसका मालिक होता था। रैयतवाड़ी की बात करें तो यहाँ पर भूमि का मालिक जो है किसान को बनाया गया। जी हाँ, और यहाँ पर भूमि का मालिक किसान को डायरेक्ट बना दिया गया। फिर हम बात करेंगे महालवाड़ी, तो इसमें जो है गांव का जो है अधिकार होता था। इसमें जो गांव का मुखिया होता था उसका अधिकार होता था आपकी महालवाड़ी व्यवस्था में। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया कि महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर जो है गांव के मुखिया का अधिकार होता था या गांव का अधिकार होता था। रैयतवाड़ी में आपके भूमि का मालिक जो स्वयं खुद किसान होता था, और आपका स्थायी बंदोबस्त में भूमि पर जमींदार का अधिकार होता था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो है स्थायी बंदोबस्त में आपकी जमींदार की होती थी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि के किसान की खुद होती थी, और महालवाड़ी में आपकी ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की होती थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया जो ब्रिटिश भूकालीन राजस्व व्यवस्था थी उनके बारे में पढ़ लिया कि स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया, उत्तर प्रदेश, बनारस में भी, और ब्रिटिश भूभाग का 19% भूभाग, और भूमि अधिकृत जमींदार होता था, और ब्रिटिश भारत को राजस्व देने की जिम्मेदारी भी जमींदार की होती थी। दूसरा हम रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा मुंबई, मद्रास, असम में इसे लागू किया गया, और ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग पर लागू था ये, और भूमि का मालिक जो है किसान होता था, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो है किसान की होती थी। तीसरा हम लोग देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था, जो कि 1822 में हार्ट मैकेंजी के द्वारा, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में यह लागू थी, और ब्रिटिश भारत की जो है 30% भूभाग पर लागू था, और भूमि का अधिकार जो है गांव का होता था, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी मुखिया की होती थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे ब्रिटिशकालीन समितियों के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, और यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार यहाँ से एग्जाम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इनाम आयोग की। जी हाँ, इनाम आयोग जो है 1852 में इसके अध्यक्ष इनाम थे। वायसराय उस समय लॉर्ड डलहौजी थे, और इसका उद्देश्य जो था भूस्वामियों की संपत्ति उपाधियों की जाँच हेतु। जी हाँ, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में यह आरोप भी लगा था उन पर कि उनके कार्यकाल में जितने भी
जो भूस्वामी या वो थे सब, बहुत ज़्यादा उपाधि हो उनके पास हो गई थी और संपत्तियाँ भी उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई थी। तो यहाँ पर इनाम आयोग का गठन किया गया और 1852 में जो इसका गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष इनाम और वायसराय उस समय लॉर्ड डलहौजी था और इसका जो उद्देश्य था भूस्वामियों की संपत्ति उपाधियों की जाँच करना। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे चार्ल्स वुड डिस्पैच। जी हाँ, चार्ल्स वुड डिस्पैच आयोग जो कि 1854 में आया था और इसके जो अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड थे और यह भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया। तो भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना। जी हाँ, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है 1854 में आया और इसके अध्यक्ष जो है चार्ल्स वुड थे और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया और शिक्षा की भावी रूपरेखा को तैयार करने का जिम्मेदारी चार्ल्स वुड डिस्पैच को ही मिला था। अगला देखेंगे स्ट्रेची आयोग जो कि 1878 में आया था। रिचर्ड स्ट्रेची के इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था और अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु इसे लाया गया था। जी हाँ, अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु स्ट्रेची आयोग 1878 में लाया गया था। अगला देखेंगे हंटर आयोग जो कि 1882 में विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड रिपन के काल में आया था ये। और शिक्षा की प्रगति हेतु पुनरावलोकन। जी हाँ, यहाँ पर हंटर आयोग की हम बात करेंगे। हंटर आयोग 1882 में विलियम हंटर इसके अध्यक्ष लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में और शिक्षा की प्रगति के पुनर्लेखन हेतु इसे लाया गया था। अगला देखेंगे हर्षल समिति। जी हाँ, 1893 में आया था। हर्षल इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड लैंसडाउन उस समय वायसराय थे और जो टकसाल संबंधी सुझाव देने हेतु यह हर्षल समिति लाई गई थी। जी हाँ, टकसाल संबंधी। अगला देखेंगे मैकडोनाल्ड आयोग जो कि 1900 में आया था। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड कर्जन के काल में और दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव दे रहा। जी हाँ, अकाल पर जो स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट थी उस पर अपना सुझाव देने के लिए मैकडोनाल्ड आयोग जो है 1900 में आया था और सर एंटोनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड कर्जन के काल में यह आया था। अगला देखेंगे मानक्रीक आयोग जो कि 1901 में आया था। सर वॉल्बिन स्कॉट मानक्रीक इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड कर्जन के काल में और सिंचाई योजना के हेतु यह मानक्रीक आयोग आया था। जी हाँ, मानक्रीक आयोग जो है सिंचाई योजना के लिए लाया गया था। अगला हम लोग देखेंगे फ्रेजर आयोग। जी हाँ, फ्रेजर आयोग जो है 1902 में आया। सर डब्ल्यू फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड कर्जन के काल में और पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जाँच करना। जी हाँ, पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जाँच करना फ्रेजर आयोग 1902 में कर्जन के काल में। अगला देखेंगे सैडलर आयोग जो कि माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यप्रणाली। यहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए आया था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। और अगला देखेंगे यह 1917 में आया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। और उसके दोषों की जांच कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यप्रणाली और उसके दोषों की जांच करने के लिए गठित की गई। कौन सा? सैडलर आयोग 1917 में। आखिरी देखेंगे बटलर आयोग जो कि 1927 में आया था। हार्टफोर्ड बटलर इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आया था और ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने से संबंधित था। ये ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने से संबंधित था। कौन सा? बटलर आयोग जी के 1927 में आया था। तो यहाँ हमने देख लिया सैडलर आयोग 1917 में, बटलर आयोग 1917 में। तो इस तरह आप लोग 27 में, तो इस तरह आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे अगली बात करेंगे धन निष्कासन सिद्धांत की बात करेंगे। जी हाँ, धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि धन निष्कासन सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ। जी हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है ये इसके प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जी हाँ, धन निष्कासन सिद्धांत जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा जाता है, इसके प्रतिपादक की बात करें तो दादा भाई नौरोजी थे। और इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया जो कि 1867 में लिखी गई नामक लेख द्वारा, जी हाँ, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है जो कि 1867 में लिखा गया है। और पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कि 1901 में नामक पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, इनके द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई, एक इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया जो कि 1867 में लिखी गई और एक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में लिखी गई, ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ड्रेन ऑफ वेल्थ में अन्य विचारक की बात करें तो रमेश चंद्र दत्ता थे, जो कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक द्वारा इन्होंने धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था। जी हाँ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के द्वारा उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया था। तो इस तरह आप लोग इसे याद रखेंगे। अब हम चलेंगे यहाँ पर 1857 के विद्रोह के बारे में। जी हाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आधुनिक इतिहास का। अब यहाँ का हम शुरुआत करेंगे 1857 के विद्रोह से। जी हाँ, अब 1857 के विद्रोह की शुरुआत करेंगे तो चलिए हम देखते हैं कि 1857 का विद्रोह। जी हाँ, 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर पश्चिम बंगाल जिला परगना के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूसन की गोली मार दी थी। तो यहाँ हमने देख लिया कि 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने अपने मेजर
अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी थी और अपने मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी थी। तो इसे आप लोग यहाँ पे याद कर लेंगे। एक बार हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कब मारा था इन्होंने? 29 मार्च 1857 को। और ये किस इन्फेंट्री के सैनिक थे? 24वें नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, जो कि बैरकपुर पश्चिम बंगाल जिला परगना से संबंधित थे। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। जी हाँ, ये आप लोग याद रखेंगे कब इन्हें फांसी दी गई। इन्होंने गोली मारी थी 29 मार्च 1857 को और इनको फांसी से कब दी गई? 8 अप्रैल 1957 को। जी हाँ, केवल 10 दिन के अंदर ही इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। विद्रोह की बात करें तो 10 मई 1857 को, जी हाँ, जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्च में यहाँ पर पहली गोली इन्होंने चलाई। जी हाँ, सार्जेंट मेजर बाग पर, ह्यूसन पर। उसके बाद बाग की हत्या की, ह्यूसन पर गोली चलाई। उसके बाद 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई मात्र 10 दिन के अंदर। और उसके बाद फिर आपका एक महीने के बाद ही, लगभग एक महीने 2 दिन के बाद 10 मई में 1857 को मेरठ में ही विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। और 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जो है लॉर्ड कैनिंग था। तो यहाँ हमने देख लिया कि 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। फिर बात करेंगे 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। जी हाँ, 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे, बात करेंगे 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्रों की बात करेंगे। जी हाँ, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्रों की बात करेंगे और उनके जो नेता थे, विद्रोह की तिथि और विद्रोह के दमन करता था दमन तिथि का नाम भी याद करेंगे। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली की शुरुआत करेंगे तो यहाँ से भारतीय नायक जो विद्रोही नेता थे बहादुर शाह द्वितीय थे, बख्त खां थे। जी हाँ, दिल्ली से आपके बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां थे, जो कि 11 मई 1857 को उन्होंने विद्रोह की तिथि निर्धारित की। और इसके दमनकर्ता जो थे निकोलसन हडसन थे। जी हाँ, दिल्ली में जो विद्रोह के दमनकर्ता थे निकोलसन हडसन से, उन्होंने 20 सितंबर 1857 को इस विद्रोह का दमन कर दिया। जी हाँ, 11 मई 1857 को विद्रोह हुआ, 20 सितंबर 1857 को निकोलसन हडसन ने इसका विद्रोह का दमन कर दिया। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर जो विद्रोह करता थी और उन्होंने 30 मई 1857 को विद्रोह किया। और यहाँ पर जो विद्रोह का दमन हमारे कॉलिन कैंपबेल के द्वारा किया गया और मार्च 1858 में। जी हाँ, मार्च 1858 में ही कॉलिन कैंपबेल के द्वारा यहाँ पर विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे झांसी की बात करेंगे तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई यहाँ की नेतृत्वकर्ता थी और उन्होंने 4 जून 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। और जनरल ह्यूरोज ने यहाँ पर विद्रोह का दमन किया 17 जून 1858 को। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक 1 साल बाद, लगभग 17 जून 1858 को जनरल ह्यूरोज के द्वारा यहाँ पर झांसी में विद्रोह का दमन कर दिया गया। और 4 जून 1857 को विद्रोह का शुरुआत की थी रानी लक्ष्मीबाई ने। कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में हमारे नाना साहब विद्रोह के नेता थे। उन्होंने 5 जून 1857 के विद्रोह किया और कॉलिन कैंपबेल के द्वारा भी यहाँ पर दमन कर दिया गया। तो जैसा हमने देखा कि कॉलिन कैंपबेल यहाँ पर कानपुर में भी और लखनऊ में भी, कानपुर लखनऊ जो दोनों पास ही में, तो यहाँ पर जो विद्रोह का दमन करता था कैंपबेल ही था। और इसने 6 दिसंबर 1857 को कानपुर और लखनऊ में भी इसने विद्रोह का दमन किया था। और यहाँ पर भी कानपुर में भी विद्रोह का दमन इसने किया 6 दिसंबर 1857 को। अगला बात करेंगे जगदीशपुर। जी हाँ, बिहार की बात करेंगे। बिहार में है तो यहाँ पर कुंवर सिंह, जी हाँ, कुंवर सिंह जो यहाँ के नेतृत्व करता थे और इन्होंने 12 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत की। और मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया। जी हाँ, जगदीशपुर में जो है मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा दिसंबर 1858 में इस विद्रोह का दमन किया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो जगदीशपुर में कौन थे? कुंवर सिंह थे। 12 जून 1857 को इस विद्रोह का शुरुआत हुई थी। अब हम अगला देखेंगे। जी हाँ, फैजाबाद की बात करेंगे। जी हाँ, फैजाबाद में आपके मौलवी अहमदुल्ला थे। मौलवी अहमदुल्ला जो थे, जो कि जिस पर अंग्रेज़ों ने इनाम भी रखा था। और यहाँ के जो ये नेतृत्वकर्ता थे ये मौलवी अहमदुल्ला थे। उन्होंने जून 1857 में इसके विद्रोह की शुरुआत की। और यहाँ पर भी कैंपबेल, जी हाँ, यहाँ पर भी कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था। जी हाँ, फैजाबाद में भी जो है कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था और उसने 5 जून 1858 को इस विद्रोह को दबा दिया था। बरेली की बात करेंगे तो खान बहादुर खां, जी हाँ, जो कि जून 1857 में इन्होंने विद्रोह किया और यहाँ पे भी कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया 1858 में। इलाहाबाद की बात करेंगे जो कि इस समय
तो यहाँ पर लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया और जून 1857 में इन्होंने विद्रोह किया था। और कर्नल नील ने यहाँ पर इलाहाबाद में इस जो है विद्रोह को दबा दिया 1858 में। फतेहपुर की बात करेंगे तो अजीमुल्ला थे, जी हाँ, और इन्होंने 1857 में विद्रोह किया और यहाँ पर जनरल रेनार्ड के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया 1858 में। तो इस तरह आप लोग याद रखेंगे जो भारत के नेतृत्वकर्ता विद्रोह के थे उनसे जो संबंधित उनकी तिथियाँ थी और इस विद्रोह को किसने कब दबाया इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जाना। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला हम लोग देखेंगे अब 1857 से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो भी ये 3 पुस्तकें हैं जो कई बार हमारे एग्जाम में बार पूछी गई हैं, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। तो 1857 विद्रोह से संबंधित पुस्तकें और लेखक जो हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 में, जी हाँ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी डी सावरकर के द्वारा। द ग्रेट रिबेलियन की बात करेंगे अशोक मेहता के द्वारा। और सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखे गए। तो यहाँ देख सकते हैं कि जितना बड़ा नाम है जो सबसे बड़ा नाम है आर.सी. मजूमदार, जो कि तो इनके द्वारा सबसे ज़्यादा जो बड़ा नाम वाला जो है ये बुक लिखी गई है सिपाही म्यूटिनी। तो सिपाही से यहाँ पर सी इसमें भी लगा हुआ है, सी इसमें भी लगा हुआ, तो आप यहाँ सिपाही से मजूमदार आर.सी. जो है जोड़ सकते हैं, सिपाही से आर.सी. बाकी ग्रेट रेबेलियन से आप अशोक ग्रेट, तो अशोक महान थे, तो यहाँ ग्रेट से आप अशोक के बारे में रिलेट कर सकते हैं। बाकी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यहाँ डी है तो यहाँ भी डी है, तो इस तरह आप डी से बी डी सावरकर को आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह जोड़ के आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इंडियन अगर आया जाए तो बी डी सावरकर, ग्रेट आएगा तो अशोक, आपका अगर सिपाही आ गया तो आपको सी मजूमदार लगाना है। तो इस तरह आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे। जी हाँ, धार्मिक और जो है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में ही रुकेंगे, चलिए फिर हम अगले क्लास में हम देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे, और आज की क्लास हम यहीं पर रुकेंगे। आज हमने 1857 से संबंधित विद्रोह के बारे में जितने भी जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं बनते हैं उनके बारे में हमने सब पढ़ा। तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और इससे जुड़ें, यहाँ से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि इधर आपके कई एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके, चाहे लेखपाल हो गया, चाहे एसआई हो गया, चाहे मतलब जो भी जूनियर असिस्टेंट हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप यहाँ से करके अपनी जो है तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से सीरीज़ के रिवीजन सीरीज़ के माध्यम से आपको कराई जा रही है, उसमें वही चीज़ कराया जा रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सब जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन यहाँ पर हैं ये ज़्यादातर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये जल्दी याद नहीं होते, लोग इनको हल्के में लेते हैं, लेकिन यही चीज़ें होते हैं जो आपको दिमाग में याद नहीं होती, लेकिन बार बार आप अगर रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएगा। तो आप हमारी चैनल को जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर ये क्लास भी पसंद आ रही है तो आप इसे कई लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।